कैसे एक आजमगढ़ का एक बच्चा आज इतनी ऊंचाइयों पर किस संघर्ष से होता हुआ यहाँ तक पहुँचा। मैं घोड़े पे बिल्कुल तन के चल रहा था, कहीं अचानक भीड़ से एक आवाज़ आई कि का हो मोहन स्वरूप सरऊ मजिस्ट्रेट हो गो। जो छाती चौड़ी थी मैं बिल्कुल ढीला सा पड़ गया। आपका बचपन इलाहाबाद में गुजरा, बड़े बड़े माफिया वहाँ रहे, जिनका आपने नाम लिया वो माननीय होकर के सांसद भी थे। बात में एक समय ऐसा आया कि उन्होंने मुझसे कहा कि आप सीओ साहब लगता है मुझे जानते नहीं हैं। कि इस क्षेत्र के लोग जो थे, दबंग लोग जो थे, वो दरोगा को कभी दरोगा नहीं दरोगी बोला करते थे। कि एक से एक लग्जरी करोड़ों रुपए की गाड़ियां धरी की धरी रह गई और बुलडोजर सेलिब्रिटी हो गया। धर्मपत्नी का मुंह एक दिन फूल गया। उन्होंने कहा आपको तो मेरे लिए समय नहीं है। लालापुर के मुद्दा है, उसमें लोग बात ही नहीं कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन नहीं बात कर रहे हैं, तो वो मुद्दा है क्या? रख तू राह पर दो चार ही कदम, मगर जरा तबीयत से कि मंजिल खुद ब खुद तेरे पास आएगी। अरे हालात का रोना रोने वाले, मत भूल कि तेरी तदबीर ही तेरी तकदीर बदल पाएगी। तदबीर से तकदीर बदलने की कहानी का नाम है अरुण कुमार सिंह। वो अरुण कुमार सिंह जो इस वक्त चित्रकूट में कानून व्यवस्था की कमान संभाले हुए हैं। वो अरुण कुमार सिंह जो कप्तान हैं। वो अरुण कुमार सिंह जो आजमगढ़ में तमसा नदी के किनारे जिनका बचपन गुजरा और आज मां मंदाकिनी के किनारे वो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है लाट साहब में। हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं हस्ती नाम से, और ये हस्ती की सीरीज में पहला नाम अरुण कुमार सिंह ही है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस लायक समझा। पहला तो सवाल हम यही जानना चाहेंगे कि एक साधारण परिवार का लड़का कैसे एक स्टार और एक कानून की वर्दी, वो रौब वाला रुतबा, कैसे एक आजमगढ़ का एक बच्चा आज इतनी ऊंचाइयों पर किस संघर्ष से होता हुआ यहाँ तक पहुँचा। आपके संघर्ष की कहानी युवाओं को प्रेरणा देगी, उन लोगों को प्रेरणा देगी जिनके सपने बड़े होते हैं। मैं एक कृषक एवं शिक्षक दोनों कह लीजिए उस परिवार में, जैसा आपने बताया, तमसा नदी के किनारे स्थित आजमगढ़ के शंभुपुर पूरा गांव में पैदा हुआ और वहीं की प्राथमिक पाठशाला से हमने पढ़ना लिखना सीखा और बगल के गांव में स्थापित इंटरमीडिएट कॉलेज, जहां मेरे पिताजी प्रधानाचार्य थे, वहीं से मैंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हायर एजुकेशन का सफ़र शुरू किया। बीए, एमए, एलएलबी और फिर सेवा से पहले मैं वहाँ पीएचडी में एज जूनियर रिसर्च फेलो इनरोल्ड था। सेवा में आने के बाद वो क्रम टूटा और लंबे समय बाद उसी विश्वविद्यालय से फिर मैंने पीएचडी की उपाधि भी हासिल की। तो बचपन, जैसा कि आपने कहा, एक मिडिल क्लास फैमिली में घर परिवार की भी इच्छा होती है, माता पिता की इच्छा होती है और स्वयं की इच्छा होती है कि कहीं एक सम्मानजनक कुर्सी हासिल की जाए। उसके पीछे मिडिल क्लास फैमिली का जहाँ रोटी दाल का संघर्ष है, उसके साथ साथ समाज में पहचान के साथ साथ कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति भी रहती है जी। और उसी इच्छा शक्ति से मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय आया था। शुरुआती दौर में दिली इच्छा थी कि इसी विश्वविद्यालय में दर्शन में जो मोक्ष पढ़ता हूँ, अगर वही पढ़ाने को मिल जाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं। लेकिन विधि को कुछ और मंजूर था। कई विश्वविद्यालयों में साक्षात्कार देने के बावजूद सफलता न मिलने पर लगा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में जो अवसर हैं वहाँ संघर्ष करना और परिणाम लेना कुछ ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है। उस दिशा में मैं मुड़ा और कई बार साक्षात्कार वगैरह देने के बाद
अंततः ये मंजिल हासिल हुई उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से, और फिर मैंने अगला अटेम्प्ट दिया ही नहीं। ये कह करके दोस्तों मित्रों ने कहा कि नहीं आगे दिया जाए, बेहतर है पीपीएस से पीसीएस मिल जाए। तो मैंने उस समय भी ये कहा, अबलो नशानी अबना न सही हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे पुण्य न डसई हो। जब एक बार परमात्मा ने एक हैसियत दे दी, अब उसी हैसियत में अगर समाज की बेहतर से बेहतर सेवा करने के संकल्प के साथ हम उतरें तो निश्चित रूप से पहचान भी मिलेगी, सुकून भी मिलेगा, और जिस रोटी दाल के संघर्ष में है वो रोटी दाल भी मिलेगी। क्योंकि बचपन में हर बच्चे का एक सपना होता है। अभी मैं चित्रकूट आया, कई विद्यालयों में गया, एक बच्चे से मैंने पूछा, मैंने कहा बड़े होकर के क्या बनोगे? उसने कहा मैं दरोगा बनूंगा। बड़े होकर के क्या बनना चाहते हैं? पुलिस। पुलिस बनेंगे? पुलिस में क्या बनेंगे? दरोगा। बच्चे प्रभावित होते हैं कि मुझे भी, मेरे भी शरीर में कभी वर्दी सुशोभित हो, तो ऐसा ख्याल कब पहली बार आया? ये देखिए, सामान्यतः अगर आप एक सर्वे करें, आप चूंकि ऐसे प्रोफेशन में हैं कि आप कर भी सकते हैं, तो बच्चों को अगर आप खिलौने की दुकान पे ले जाएं तो प्रायः आप देखते हैं कि बच्चे वहाँ से पिस्टल उठाते हैं, रिवॉल्वर उठाते हैं। और अगर उनको किसी स्टूडियो में ले जाइए और किस ड्रेस में फ़ोटो खिंचाना चाहते हो तो आप वहाँ भी देखेंगे कि मेजॉरिटी होती है जो वर्दी में खिंचाना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। वर्दी की जो पहचान है वो कहीं ना कहीं सड़क पे दिखती है। एक वर्दी वाला स्टेशन पे खुद ही इंतजार कर रहा है, ये जानने की कोशिश कर रहा है कि उसकी गाड़ी किस प्लेटफार्म पे है, लेकिन वहाँ से गुजरने वाला हर मुसाफिर जिसे कुछ जानकारी करनी है वो उसी से पूछता है जैसे उसे लगता है कि इसको सब मालूम होगा, और वो बताता है भाई हम तो खुद मुसाफिर हैं। या चौराहे पे खड़ा है वर्दी वाला। रोज़मर्रा के जीवन में आप देखें, समस्या किसी भी भाग की हो, लेकिन अगर पुलिस वाला मिल जाता है तो पब्लिक उसी के पास जाती है। ठीक है, पुलिस की बड़ी निंदा भी पब्लिक करती है, लेकिन यह भी सच है कि राहत भी वो पुलिस के पास ही महसूस करती है, और उसे लगता है कि नहीं, पुलिस वाले तक अगर हमारी बात जाएगी तो निश्चित कुछ न कुछ होगा। तो ये मन में कहीं न कहीं भाव रहता है कि हम ऐसी जगह जाएं जहां पहचान हो, ये हर बच्चे के मन में रहता है। अब जैसे वर्दी की बात हुई है तो एक मेरे जहन में एक सवाल आया कि जब पहली बार आपने ये वर्दी पहनी, चूँकि आपकी बहुत लोगों से बात होती है, अलग अलग ज़िलों में आप पदस्थ रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं, बातचीत होती है, आपकी वर्दी से कभी बात हुई? आपकी इस खाकी वर्दी से कभी चर्चा हुई? क्योंकि ये जो चर्चा हुई होगी मुझे लगता है किसी को नहीं पता होगी, आपकी और आपकी वर्दी के बीच का जो संवाद है। वर्दी ने आपसे क्या कहा और आपने वर्दी से क्या कहा? देखिए, चूंकि मेरे परिवार में कोई पुलिस सेवा में नहीं था, किसी रैंक पर नहीं था, इस नाते वर्दी से बहुत नज़दीकियाँ या उसके अच्छाई बुराई, उसकी गर्मी, उसकी शीतलता, किसी का बहुत अंदाज मुझे पारिवारिक जीवन में तो नहीं था जी। लेकिन जब इस सेवा में चयनित हुआ और चयन के बाद ट्रेनिंग पे जाने में लगभग 1 साल का समय लगा, 1 साल से ज़्यादा लगा, तो बड़ा उल्लास था कि किस दिन ये मिलेगी जब हम भी वर्दी पहने। और जब वर्दी पहले दिन पुलिस एकेडमी मुरादाबाद में पहना, कंधे पर वो ट्रेनिंग वाले एक सितारे लगे, तो ऐसे लगा कि नहीं, इस समाज ने ये सितारे नहीं दिए, ये कहीं न कहीं जिम्मेदारियों का एहसास है। मैं आपको एक अपने संस्मरण से जोड़ना चाहूँगा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हम लोग पढ़ रहे थे, छात्र आंदोलन था, उस छात्र आंदोलन में हम लोगों ने भी शिरकत किया था। तत्कालीन सीईओ कर्नलगंज और इंस्पेक्टर कर्नलगंज ने मेरे सहित कुछ विद्यार्थियों को अरेस्ट कर लिया, और उसके बाद बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। 3-4 हज़ार विद्यार्थियों ने घेर लिया कि हम ले नहीं जाने देंगे। यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की यूनिवर्सिटी के गेस्ट हाउस जो ताराचंद हॉस्टल के बगल में है, वहाँ घंटों वार्ता चली। हमारे बड़े आदरणीय और सर्वसुलभ प्रोफेसर टी पति साहब भी, जो वाइस चांसलर हुआ करते थे, वो भी आए, और तत्कालीन एसपी सिटी साहब, जिनके साथ बाद में मुझे काम करने का अवसर लगा। उस समय ये नहीं कभी आया कि इन्हीं के साथ कभी काम करना होगा। वो एसपी सिटी थे, रिटायर्ड डीजी रैंक से रिटायर्ड हैं, बीपी सिंह साहब। उन्होंने कहा कि हमारे पुलिस के अधिकारियों ने अगर कुछ गलत किया है
तो प्रोफेसर साहब मैं आपके सामने उसके लिए सॉरी बोलता हूँ। अब इससे थोड़ा सा होता है, नौजवान जैसे उत्साहित होता है, हम लोग भी उत्साहित हो गए और उत्साह में मेरे मुंह से एक शब्द निकला, उसी संस्मरण को मैं यहाँ जोड़ना चाहूँगा कि सर जो कुछ करना हो, आपको हॉस्टल में रेड करनी है, किसी की सर्च लेनी, जो करना करिए, लेकिन ये 2 पैसे का बिल्ला लगाए आपके सिपाही दरोगा जहाँ होता चाय की दुकान से पकड़ लेते हैं, ये ठीक नहीं। तत्कालीन एसपी सिटी साहब ने तुरंत कहा, नहीं जेंटिलमैन, ये बिल्ले 2 पैसे के नहीं हैं, ये पीतल 2 पैसे की हो सकती है, लेकिन इसके पीछे जो शक्तियाँ हैं, जो दायित्व हैं, जो कर्तव्य हैं, वो उससे बहुत भारी है। हमारे वाइस चांसलर ने तुरंत इस चीज़ को भांपा और उनका हमारे नौजवान विद्यार्थी से जो ये शब्द निकल गए उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। मुझे इंटरवीन करना पड़ा कि नहीं, आप दोनों हमसे बड़े हैं, किसी को किसी की तरफ से सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद सॉरी बोलते हैं। भावावेश में मैं यह कह गया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी होने के नाते मैं भी ये जानता हूँ कि सिर्फ ये पीतल के या मेटल के 2, 4, 6, 10 ग्राम के टुकड़े नहीं हैं, इनके पीछे अगर देखा जाए तो ताकत भी है, कर्तव्य बोध भी है, जिम्मेदारियाँ भी हैं। तो सेवा में आने के बाद लगा, जिस दिन वो पहले दिन पहना तो जैसा आपने कहा वर्दी से कुछ संवाद हुआ, तो लगा नहीं, आज तुम्हारे कंधों पर कर्तव्यों का, दायित्वों का वो बोझ सौंप दिया गया है, जिसको बड़ी जिम्मेदारी के साथ, बड़ी शिद्दत के साथ ताउम्र निभाना है। मैं ताउम्र शब्द इस नाते कह रहा हूँ, सेवा के बाद एक निश्चित समय के बाद आदमी को रिटायर होना होता है, लेकिन इतनी लंबी सेवा के बाद आप एक्चुअल ड्यूटी से रिटायर होते हो। रिटायर तो शायद आप सारी उम्र नहीं हो पाओगे, अंतिम सांस तक। तो ये एहसास बोध उसी समय हो रहा था, जो अब 30 साल की लगभग सेवा होने के बाद ये और महसूस होता है कि नहीं, ये दायित्व बड़ा महत्वपूर्ण है। कितना इसमें हम सफल हुए, कितना असफल हुए, वो मूल्यांकन करने का दायित्व मेरा नहीं है, वो दायित्व समाज का है, आपका है। अब आपका छात्र जीवन जो है ना इलाहाबाद में रहा, और आपकी जब एक पोस्टिंग भी हुई इलाहाबाद, तो एक छात्र जीवन जो आपने जिया वहाँ पे, 1 रुपये 2 रुपये के समोसे खाए होंगे वहाँ पे, फिर एक बतौर अधिकारी आप वहाँ पर खाकी वर्दी में पहुँचे होंगे, कैसा लगा? क्योंकि एक जब छात्र जहाँ पे पढ़ता है तो उसका छात्र जीवन, उसमें कई रंग होते हैं, और फिर एक अधिकारी के रूप में, फिर हमको लगता है कि एक अधिकारी के रूप में खाकी वाले के पास एक ही रंग बचता है, खाकी। एक रंग नहीं है, रंग एक खाकी जरूर है, वो जिम्मेदारियों का रंग है, लेकिन इसको बहुत सारे रूप में दायित्व में निर्वहन करना पड़ता है। मैंने बताया ना, पूरा समाज कहीं की भी पीड़ा हो, उसको लगता है कि ये खाकी ही है जो उसे पीड़ा से मुक्ति दिला सकती है। और मुझे इस बात का फख्र होता है कि हम लोगों को भय से मुक्त कराने का, माने अभय हो करके आप चलें, अभय हो करके जीवन जिएं, इसका दान प्रदान करते हैं, ये दान देते हैं। जैसा इलाहाबाद की पोस्टिंग से आपने कहा, जब आप ये प्रश्न पूछ रहे थे तो मुझे पढ़ते समय का एक गंगा जमुना अखबार छपता था, साप्ताहिक। अब मुझे याद नहीं छपता है कि नहीं छपता है, तो उसमें किसी न किसी पुराने के संस्मरण छपा करते थे। उसी शहर में पला बढ़ा था, उसी हॉस्टल में था जिसकी बाउंड्री कर्नलगंज थाने से मिलती थी, और वहीं मैं सीओ कर्नलगंज भी पोस्ट रहा, कई सीओ की कई पदों पर रहा, लेकिन सीओ कर्नलगंज भी मैं 2 बार रहा। तो किसी और शहर में अपनी सेवाएं देने का, और उस शहर में सेवाएं देने का जहां से हमने प्रतियोगी परीक्षाओं का ककहरा सीखा था, जहां एक इच्छा थी कि कहीं देख करके कि इन्हीं सड़कों पे हमें भी ये दायित्व मिले, तो अपने आप में अलग अनुभूति होती है। उसको कहते हैं कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, वो सिर्फ अनुभूति की जा सकती है। लेकिन मैं अपने उसी समय के वो जो गंगा जमुना का मैंने उल्लेख किया, उस समय वो किसी न किसी एक के संस्मरण छापते थे। जब आप वहाँ एक एडीएम हुआ करते थे मोहन स्वरूप साहब, उनका एक संस्मरण छपा, और वो मुझे लगता है कि उन्होंने वहाँ से पढ़ने वाले हर विद्यार्थी की, और जो वहाँ फिर पोस्ट भी हो जाता है, उसकी पूरी स्थिति का बयां कर दिया था कि इसी शहर में मैं पला बढ़ा, डिप्टी कलेक्टर होकर यहाँ पोस्ट हुआ। पत्थर चट्टी की रामलीला में
परंपरा के अनुसार एसडीएम और सीओ आगे आगे घोड़े पे चल रहे थे। डिप्टी कलेक्टर का रुआब, घोड़े की सवारी, और अपने उसी शहर में जिस शहर में हमारा बचपन गुजरा हो, ये अवसर मिला हो तो छाती अपने आप चौड़ी हो जाती है। मैं घोड़े पे बिल्कुल तन के चल रहा था। कहीं अचानक भीड़ से एक आवाज़ आई कि का हो मोहन स्वरूप सरऊ, मजिस्ट्रेट हो गो। अब मैंने भीड़ में जब देखा तो उन्होंने कुछ मुस्लिम नाम लिखा था उसमें, कि देखा कि उस भीड़ में मेरे बीए पार्ट 1 का सहपाठी फलाने खड़ा था, और उससे नज़रें मिलते ही मेरी जो अकड़न थी, मेरा जो ताव था, जो छाती चौड़ी थी, मैं बिल्कुल ढीला सा पड़ गया और धीरे धीरे घोड़े की नेचुरल चाल में मैं आगे बढ़ गया, जैसे लगता था कि मैं उस पर निर्जीव पड़ा हूँ। तो ये बात सुन करके उन्हें लगा कि मैं इस घोड़े पे जो अकड़ के बैठा हूँ, इस अकड़न के लिए मैं चाहे जितना अकड़ लूँ, लेकिन अपने उस बीए पार्ट 1 के साथी के लिए मैं वही मोहन स्वरूप हूँ। और उसने गाली दे करके, उसका उच्चारण मैं दोबारा नहीं करूँगा, और ये छपा था गंगा जमुना में। तो निश्चित रूप से वो अनुभूतियाँ अलग होती हैं। आपके पास वैसे कहानियाँ बहुत सारी हैं और ये बहुत अच्छी कहानी थी। एक हम चीज़ जानना चाहेंगे आपसे कि जब आप वहाँ पर, आपका बचपन इलाहाबाद में गुजरा, बड़े बड़े माफिया वहाँ रहे, इसके बाद आपकी पोस्टिंग हुई होगी, तब भी वो माफिया रहे होंगे, तब के इलाहाबाद में और फिर अब जब इलाहाबाद में कितना अंतर आया? वो उस दौर का जो है ना इलाहाबाद, वो अतीक अहमद का जो है ना जलवा, वो गुंडई और वो माफियागिरी। हाँ, देखिए सही कहा है आपने। बचपन माने हायर एजुकेशन का बचपन ही गुजरा। बीए मैंने वहीं से पास किया, फिर एमए और आगे की पढ़ाई किया, और उस दौर में भी ये चीज़ें थीं। और इलाहाबाद खास करके जो ये देसी बम बनते हैं, इस देसी बम की बमबाजी के लिए बड़ा मशहूर था। अच्छा, यह भी एक चीज़ थी, कभी कभी दर्जनों धमाके होते थे, लेकिन हताहत कोई चींटी भी नहीं होती थी। तो ये इलाहाबाद का, जिसको कहते थे कि इलाहाबाद का धौंस पट्टी है, यह भी था। लेकिन ये भी जो आपने कुछ नाम लिए, वो नाम भी थे। और मेरे लिए तो यह भी था कि मैं विद्यार्थी था, और जब मैं वहाँ सेवा में पदस्थ हुआ, पोस्टिंग मेरी हुई, तो उस समय जिनका आपने नाम लिया वो माननीय होकर के सांसद भी थे। बात बात में एक समय ऐसा आया कि उन्होंने मुझसे कहा कि आप सीओ साहब, लगता है मुझे जानते नहीं हैं, मैं नेहरू जी की सीट से सांसद हूँ, लेकिन नेहरू नहीं। मैंने बड़ी बेबाकी से उनका जवाब दिया कि मैं खूब जानता हूँ, मैं जब यहाँ विद्यार्थी था, यहीं बगल के ज़िले का रहने वाला हूँ, तो आपके बारे में मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। आपकी और चाँद बाबा की खूब चला चली थी, और मैंने इस जानबूझ के इस नाते कहा कि एक बार चाँद बाबा ने और इनके बीच जब आमने सामने जंग हुई, तो उसने वही देसी बम इतने चलाए थे कि उस बम में जब ये भागे तो बताते हैं लोग कि लुंगी खुल गई थी। तो मैंने ये जब कहा तो ऐसे जैसे लगता है उनका जितना कड़क चेहरा था उतना ढीला हो गया। दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, फिर मेरे पूरे कार्यकाल में उन्होंने कोई ऐसा कुछ कभी कहने का प्रयास ही नहीं किया कि जिसके लिए मैं उन्हें कुछ ऐसा जवाब दे दूं जिससे कि उनको खुद ये लगे कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो ठीक है, औरों के साथ उनका व्यवहार जो भी रहा होगा, लेकिन एक दो घटनाएं हुई जिसमें मैं फर्म डिटर्मिन, जो कानून कहता था वही हुआ। उनके भांजों ने कुछ घटना कारित कर दी थी। एक व्यक्ति जिसके परिवार की एक लड़की छेड़ने का उन्होंने प्रयास किया, उसने मना किया, तो अतरात के अंधेरे में उसके भाई को गोली मार दिया था उन्होंने। यद्यप हम लोग तत्काल पहुंचे, अस्पताल ले, उसकी जीवन रक्षा हो गई, लेकिन उसके बाद जो कार्यवाही उसमें हुई, तो उससे उस समय भी ये मैसेज गया था कि अगर इनके खिलाफ कोई कार्यवाही करना चाहे तो शासन प्रशासन से बड़ा कोई नहीं है। ये अलग बात है कि इच्छा शक्ति उस प्रचंड कार्यवाही की अगर किसी के समय में हो पाई तो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के ज़माने में है कि उन तरह के माफियाओं के खिलाफ वो कार्यवाही हो रही है, वो बुलडोजर एक्शन हो रहा है। हर चीज़ का समय होता है, परमात्मा ने तय कर रखा है किसका यश किसका अपयश
किसके सिरे जाएगा, किसके हाथ लगेगा, ये परमात्मा तय करता है। बस अपनी इच्छा शक्ति से प्राप्त करना होता है। अगर आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति है तो आप यश प्राप्त कर सकते हैं, इच्छा शक्ति कहीं कम है तो अपयश प्राप्त कर लेंगे, बस यही होता है। हाँ, योगी जी ने कहा भी था, सीएम बनने वाले थे और जब वो इलेक्शन लड़ रहे थे उन्होंने कहा था कि भाई गुंडे माफिया जितने हैं उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं। तो ऐसा लग रहा है कि वास्तविकता में आपको लगता है कि छोड़ करके जा चुके हैं और या तो शांत हो गए, क्योंकि आप जिस जिले के कप्तान हैं उस जिले में भी वो जिला कम नहीं है, वो इलाहाबाद के बगल का ही जिला है और इस जिले में भी एक से एक दादू और एक से एक डकैत और एक से एक गुंडे रहे हैं। कहा जाता है कि इस क्षेत्र के लोग जो थे, दबंग लोग जो थे, वो दरोगा को कभी दरोगा नहीं दरोगी बोला करते थे। ये वो क्षेत्र है, वहाँ के आप कप्तान हैं। कितना बदला उत्तर प्रदेश? देखिए, मेरे जनपद के बारे में अगर आप कह रहे हैं तो यह सही है। मेरे एक एसएसपी थे, वो उस जिले में भी पोस्ट है, मेरे जिले में भी पोस्ट है। मैं 2 बार उनके साथ था। तो कहते थे उस मिट्टी की तासीर मैं नहीं समझ पाता हूँ। एक से एक बड़े राजनेता, एक से एक बड़े साहित्यकार, एक से एक बड़े अधिकारी और एक से एक बड़े माफिया, सब कुछ उसी धरती से पैदा होता है। तो वहाँ ऐसे लोग भी थे जिनको आपने कहा कि वो कहते थे दरोगा नहीं दरोगी है, लेकिन वहीं बड़े बड़े शिक्षाविद भी पैदा हुए, बड़े बड़े अधिकारी भी पैदा हुए। तो उस मिट्टी में बड़ी ऊर्जा है, उसकी तासीर कुछ अलग तरह की है कि जिस किसी को भी पैदा करती है फिर वो अपने शीर्ष पे ही जाता है, चाहे वो जिस फील्ड में हो, ब्लैक हो या वाइट हो, फिर वो ऊंचाइयों पे ही जाता है। उस मिट्टी की कुछ तासीर कही जाएगी। और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के बारे में जो कहा, तो मैंने कहा ना कि यश अपयश के लेने के लिए व्यक्ति की स्वयं की इच्छा शक्ति होती है। तो उन्होंने इसी नाते, वो उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति थी और उनका जो कुछ राजनैतिक निर्माण हुआ था वो गोरखपुर में हुआ था। तो आप ये मान के चलिए कि पूर्वांचल में, और वो भी गोरखपुर, तो कहीं ना कहीं वो माफिया मच्छर इनके लिए बहुत जाना जाता था और उसको वो बड़े करीब से परिचित थे। इसी नाते उन्होंने पहला कदम उठाते ही संकेत दे दिया, कहते हैं ना पूत के पांव पालने में, तो उन्होंने पहले कदम पे ही संकेत दे दिया कि उनका टारगेट क्या है, उनकी इच्छा शक्ति किधर उनको ले जा रही है। और यही कारण है कि अब तो तमाम हास्य कवि व्यंग में कहते हैं कि एक से एक लग्जरी करोड़ों रुपए की गाड़ियां धरी की धरी रह गई और बुलडोजर सेलिब्रिटी हो गया। तो वो बुलडोजर मतलब एक प्रतीक बन गया है। आप दुनिया, मतलब हिंदुस्तान के किसी प्रदेश में भी जाइए तो अब लोग बुलडोजर एक्शन कहने लगे हैं, बुलडोजर की मांग करने लगे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ वो अपने अंदर जो भाव है कि नहीं, कानून व्यवस्था कानून से चलेगी, उसमें कहीं किसी तरह का डेविएशन नहीं होगा, उसको लागू करने का एक वो प्रतीक हो गया और वो धीरे धीरे जनता ने भी उसे स्वीकार कर लिया है। भरोसा एक बड़ी चीज होती है। कहा जाता है कि पुलिस में और जनता में थोड़ा अगर भरोसा कायम हो जाए तो फिर दिक्कतें उस जिले की दूर हो जाती हैं। आपको लगभग 2-2.5 साल हो गए यहाँ पर। वो 2-2.5 साल में वो जो भरोसा होता है, वो आप जनता के साथ, यहाँ के लोगों के साथ वो भरोसा कायम करने में आपको क्या लगता है, कहाँ तक कामयाब हो गए हैं आप? देखिए, मैं फिर कहूँगा, अपना मूल्यांकन स्वयं करना नहीं चाहिए और करना कठिन भी होता है। लेकिन मेरे पीछे जो बोर्ड लगा है, इस पे मेरा नाम सबसे जो आखिर में है, क्योंकि अब मेरे बाद जब कोई आएगा तो उसी का नाम आएगा। उसमें आप देख लीजिए, मेरे से ऊपर जितने लोग हैं, सबसे बड़ा कार्यकाल मेरा है। जनता से जो संवाद की स्थिति है, मैं कोशिश करता हूँ कि किसी भी समय, किसी भी दिन, मेरे लिए कोई संडे नहीं, कोई मंडे नहीं, और ये नौकरी के शुरुआती समय से। आज संडे के दिन भी कई लोगों ने कहा कि कहाँ मिलेंगे। हमने उनकी बात टेलीफोन पे सुनी। हमने कहा अगर आप चाहते ही हैं हमसे मिलना तो मैं थोड़ी देर के लिए दफ्तर जाऊंगा, नहीं तो आप कैंप ऑफिस आ सकते हैं, मैं सुन लूँगा। और उनको मैंने सुना। तो रात के 2 बजे भी मेरा चैलेंज है कि पब्लिक का कोई आदमी, मैंने इसी नाते अपना प्राइवेट नंबर भी लोगों को दे रखा है, 8800789789। आप रात के 2 बजे भी मिलाइए, शायद आपको दूसरी बार कॉल करना नहीं पड़ेगा, पहली कॉल में ही मैं जगूंगा। अमूमन तो 2 बजे शायद सोता ना मिलूं, लेकिन अगर सो भी गया तो पहली कॉल में जगूंगा और जिसकी समस्या का जहां से समाधान होना है वो समाधान करने की कोशिश करता हूं। मैंने फिर कहा, जो आपने पहली बात कही थी कि वर्दी से कभी संवाद हुआ था कि नहीं हुआ, तो वर्दी से संवाद की बात मैं बताऊं कि मैं अपने मातहतों से भी कहता हूं कि इसको सिर्फ खाकी न समझो,
तुम जिस भी मजहब के हो, तुम जो कहते हैं ना कि रामनामी ओढ़ लिए, तो इसे रामनामी समझो। इसी खाकी के बदौलत तुम्हारे घर में चूल्हा जलता है, तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई होती है, तुम्हारे बूढ़े माँ बाप की दवाई होती है। यही सब कुछ है, यही तुम्हारी पहचान है। खाकी उतार के एक दिन जाओ, पता चला इनकी खाकी उतर गई, घर में तुम्हारा सम्मान कम हो जाएगा, रिश्तेदार नातेदार तुम्हें नहीं बुलाएंगे, समाज में सम्मान कम हो जाएगा। तो जिसके नाते तुम्हें सब कुछ मिल रहा है, उसके साथ कभी बेवफाई मत करिएगा। एक संस्मरण में छोटा सा अपने ही जीवन से सुना दूं। पुलिस में थोड़ा सा फैमिली को समय देने का अवसर कम मिलता है किसी भी रैंक पे। बिल्कुल। नई नई सेवा में जब मैं आया तो थोड़ा धर्मपत्नी का मुंह एक दिन फूल गया। उन्होंने कहा आपको तो मेरे लिए समय नहीं है। मैंने कहा कि नौकरी नंबर 1 पे है, तुम उसके बाद नंबर ढूंढो, तुम्हारा नंबर 2, 3, 4 के हो सका, 2 पे मारता पिता हो, 3 पे तुम हो, कहाँ हो, लेकिन 1 पे नहीं हो। स्पष्ट था। तो वो जो मुंह फूला हुआ था वो 2-2.5 दिन तक संवादहीनता में रहा। तीसरे दिन संवाद उन्हीं की ओर से फिर हुआ और उनका आप तो अड़े रहेंगे। मैंने कहा मैं अड़ा नहीं, मैंने कोई गलती की नहीं, मैंने सही कहा। तो उनका आपने सही कहा? मैंने कहा बिल्कुल सही कहा। लैंडलाइन का ज़माना था, मोबाइल था नहीं। हमने लैंडलाइन का फ़ोन उनकी तरफ सरकाया। हमने कहा इस फ़ोन से पापा को फ़ोन करो और पूछो अरुण कुमार सिंह विथ नौकरी वाले के नाते वो आए थे या अरुण कुमार सिंह विदाउट नौकरी होता तो आते। उन्होंने फ़ोन उठाया नहीं, चुप रही। हमने कहा तो जिस नौकरी के नाते, मैं इससे पहले दूसरी सेवा में था लेकिन सेवा में इसी नाते वो आए थे। तो मैंने कहा जिस नौकरी के नाते तुम मेरे साथ आई, अगर ये नौकरी न होती शायद तुम ना आती। मैं उस नौकरी को ठुकरा दूं, उसे भूल जाऊं, उसके लिए पूरे दायित्वों का निर्वहन ना करूं, मैं इतना बेवफा व्यक्ति नहीं हूं। उसके साथ मुझे पूरी वफादारी करनी। और हर किसी नौकरी वाले को ये मान के चलना चाहिए कि उसकी नौकरी पहली वरीयता है, उसी के साथ उसे साधना है। परिवार को भी, समाज को भी, अपने माता पिता को भी, सबको उसके साथ बैलेंस करना है, क्योंकि इसी नौकरी ही सभी के साथ सामंजस्य बनाने का साधन है। तो इस नाते हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि नौकरी तो होती रहेगी, अपने पहले काम कर लें। पहले नौकरी, उसके बाद पहले जनता की सेवा। हम पब्लिक सर्वेंट भाई, हमारा डेजिग्नेशन ही है पब्लिक सर्वेंट। हम पब्लिक के मास्टर नहीं हैं। हम तो और बाद में लोगों से कहते हैं कि नौकरी मिलने के बाद आप लोग अपने को काशी नरेश का भतीजा समझते हो। ऐसा नहीं, आप नौकर हो। कोई छोटा नौकर है, कोई बड़ा नौकर है। और नौकर को हमेशा इस भाव से होना चाहिए कि वो अपने मालिक की सेवा करे। मालिक हमारी कौन है? वो जनता है। जनता की सेवा करने में कभी कभी देखिए ऐसी भी स्थितियां आती हैं। एक वर्ग समझता है कि ये तो गलत जा रहे हैं, दूसरा वर्ग समझता है सही है। तो पुलिस में ये प्रायः होता है, क्योंकि हमारे सामने हमेशा 2 पक्ष होते हैं, एक वादी, एक प्रतिवादी। अगर हमने ठोक के, डंडा ठोक के कानून का पालन बिल्कुल किताब पढ़ के करा दिया, तो मुद्दई कहता है कि अरे ये तो लगता है मुलजिम से मिला हुआ है। और अगर जरा सा कहीं ऐसा लगा मुझे कि नहीं, मुलजिम के साथ थोड़ा सा उदाहरण वाली कार्यवाही होनी चाहिए कि लोगों में मैसेज जाए, तो सोचता है कि अरे इनको ये पावर कहाँ है। चोरी किसके पास हो गई? कहते हैं चोर को कुर्सी पे बैठा के पूछताछ करेंगे। कभी कभी हमें थोड़ी सी सख्ती भी करनी पड़ती है। मैं कैमरे के सामने स्वीकार कर रहा हूँ, सख्ती करनी पड़ती है, लेकिन वो प्रोफेशन की आवश्यकता है। क्योंकि अगर हम हाथ जोड़ के कहें कि श्रीमान जी, चोर जी, आप बता दें क्या आपने चोरी की, तो बताने वाला नहीं। और जनता के साथ ये है कि जब उसके घर में चोरी होती है तो वो सोचता है कि चोर को ले आके चौराहे पे बिल्कुल हम निर्दयी हो जाएं, और जब उसके घर का बच्चा चोर होता है तो कहता आपको मिस्टर पावर कहाँ है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने। वो पटीदार की मेड़ पे कब्जा कर ले तो कोई बात नहीं, तब पूछता हमसे आपको पावर कहाँ है। चुटकी बजा के ऐसे पूछता आपको पावर कहाँ है मिस्टर। और अगर उसके पे कब्जा हो गया तो हमारे पास ही आता है कि नहीं साहब वो कब्जा कर लिया उसने, जबकि हम बार बार बताते हैं कि भाई मैटर राजस्व विभाग से संबंधित है, राजस्व विभाग के साथ हम आएंगे। लेकिन वो कहता नहीं अभी आप चलें। तो पैरामीटर उसके अपनी हिसाब से, उसका प्लेटफार्म कहाँ है, अपने प्लेटफार्म के हिसाब से वो बदलना चाहता है। और हमको इसी में सामंजस्य स्थापित करके जनता की बेहतर से बेहतर सेवा करनी है और उनको समस्याओं से निजात दिलाना है। जैसा कि आपने जैसे अभी बात बताई, तो हमारी भी लोगों से बात होती है, पत्रकार हैं, तो लोग कहते हैं कि भाई लालापुर के मुद्दा है, उसमें लोग बात ही नहीं कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन नहीं बात कर रहा है। वो मुद्दा है क्या, अगर आप बताना चाहें? क्योंकि वो मुद्दा एक तरह से
मुझे वो शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन उसको थोड़ा बहुत राजनीतिक करने के प्रयास है। बहरहाल उसमें कुछ आचरण ऐसा है जो महंत भरत दास को उस तरह का आचरण नहीं करना चाहिए। एक सामान्य आदमी को, एक चरवाहे को आचरण शोभा नहीं देता। जिस तरह के शब्दों का प्रयोग वो करते हैं वाणी से अपने, वो नहीं करना चाहिए। और इसके लोगों, हाँ, मैंने कहा ना, चरवाहे को नहीं करना चाहिए, वो तो संत हैं। लेकिन उस मुद्दे को लेकर के उन्होंने अगर कुछ लोगों के साथ सोशल मीडिया पे किया तो हमने मुकदमे लिखे हैं। उन्होंने लोगों के साथ मारपीट किया, उसके मुकदमे लिखे हैं। उनके साथ लोगों ने मारपीट किया, उसके भी मुकदमे लिखे हुए हैं। लेकिन मेरा एक प्रयास, देखिए, पुलिस वाले को, और इवन सुप्रीम कोर्ट कहता है कि बहुत सारे मामले को अनावश्यक लिटिगेशन में उलझाने के बजाय अगर वो प्री लिटिगेशन सुलझ जाए, उलझने के बजाय सुलझ जाए, तो न्यायपालिका का बोझ भी घटेगा और समाज की समरसता भी बढ़ेगी। आज अगर कचहरी का बोझ बढ़ा हुआ, आज अगर पुलिस का बोझ बढ़ा हुआ है, तो निश्चित रूप से जो सामाजिक हमारा सौमनस्य था, सामाजिक समरसता थी, समाज में जो छोटे बड़े का लिहाज था, जो समाज का नीति शास्त्र था, वो सब कहीं ना कहीं विचलित है। इसी नाते हमारे पे बोझ बढ़ा हुआ है। हम भी स्कूल पढ़ने जाते थे, दोनों लड़के लड़कियां दोनों उसी में पढ़ते थे। लड़कियां एक लाइन नहर की पटरी पकड़े जा रहे हैं, लड़के उसी पटरी पे दूसरी लाइन में जा रहे हैं। लेकिन मजाल नहीं था, अगर लड़कियों की लाइन दाहिने है तो लड़के दाहिने तरफ गर्दन झुका लें। कोई ना कोई खेतों में काम करने वाले मजदूर आदमी जिन्होंने स्कूल नहीं देखा, लेकिन वो भी टोक देते थे, या उसके गार्जियन को बताते थे, या प्रिंसिपल साहब जो मेरे पिताजी थे उनको बताते थे कि ये लड़का रास्ते में आते समय इसकी हरकतें ठीक नहीं रहती। आज पूरा समाज मंथरा भाव में है कि कौन रिपोए हमें कहानी, उनका बच्चा बिगड़ रहा, मैं क्यों बोलने जाऊं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें होनी चाहिए। तो मैंने ये प्रयास किया था कि इस बात को लोग बैठ करके सुलझ लें, सुलझा लें। शुरुआती दौर में जब मैं आया तो विवाद आया था, उसी समय मैंने जाके कह दिया था सावर माता अलग आइडेंटिटी है, वाल्मीकि आश्रम अलग आइडेंटिटी है। लगभग 2 साल तक ये चला, लेकिन तीसरे साल में असावर माता मंदिर के चढ़ावे को लेकर के कहीं न कहीं तो मुझे ये लगता है कि समाज ले दे करके फिर वहीं अर्थ पे उलझ रहा है, इस चीज़ पे उलझ रहा है। बाबा वहाँ जो सरकारी काम हो रहे हैं, पर्यटन विभाग कर रहा है या कायदाई संस्थाएं करा रही हैं, उसमें सीईओ की हैसियत में घुस जाते हैं, तो उन्हें भी नहीं घुसना चाहिए। तो मेरा पूरा प्रयास है कि आपसी सामंजस्य से ये बातें बन जाएं। अदरवाइज लोगों की रोज़ डिमांड है गिरफ्तारी हो, तो उसमें कोई गिरफ्तारी की ऐसी धाराएँ हैं नहीं। 7 साल से कम की सज़ा के इस नाते हम गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग गए हैं, बाबा ही गए हैं, दूसरे पक्ष की गिरफ्तारी की जाए जो मैंने लिखाया है, हो सकता है ये पक्ष भी गया हो, क्योंकि हमारे पास हाई कोर्ट से है कागज। तो ऐसी स्थितियां बनेंगी, तो एक स्थिति आएगी तो कोई ऐसा नहीं है। कभी कभी हम कहते हैं ना कि जब लगता है कि अब बीच का रास्ता नहीं निकलना, सामंजस्य का रास्ता नहीं निकलना, सौहार्द के रास्ते फेल हो गए हैं, तो भाई 5 गांव पे समझौता नहीं हुआ तो महाभारत हो गई। तो यहां भी हो सकता है, अगर सौहार्दपूर्ण तरीके से रास्ते नहीं निकल सकते तो फिर गिरफ्तारियां भी करने में कोई दिक्कत नहीं है। बयान ही तो होते हैं, 2 बयान इधर के 2 बयान उधर के हो जाएंगे, और उन्हीं सेक्शंस पे फिर गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। एक आखिरी सवाल है, इस सवाल का एक मैसेज है, आप जिस जिले के कप्तान हैं उस जिले को, उस जिले के युवाओं को। अनुशासन और मेहनत, इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो नौजवानों से मैं कहूँगा, अनुशासन कभी न तोड़ें, मेहनत से मुंह कभी ना मोड़ें, और लास्ट में यही कहूँगा कि मत कदम चूम लेंगी बढ़कर ये मंजिलें, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे तो हताश निराश ना हो, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ, और अपने कुल खानदान समाज की मर्यादा को ऊंचा बनाए रखने के जज्बे के साथ अपने देश को विश्व गुरु बनाना हो या दुनिया का नेता बनाना हो, जिस शब्दों में भी चाहें, उसमें हमारा भी कंट्रीब्यूशन है भाई। इस देश के 140 करोड़ में 1/140 करोड़ हिंदुस्तान हम हैं, 1/140 करोड़ हिंदुस्तान आप हैं। और जब इस भाव से हम होंगे कि 1/140 करोड़ हिंदुस्तान हम हैं, सिर्फ मोदी जी और योगी जी की जिम्मेदारी नहीं है, हमारी भी 1/140 करोड़ हिंदुस्तान के रूप में जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे तो निश्चित रूप से रास्ते में विसंगतियाँ आती हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसमें हम हो सकता है सैद्धांतिक रूप से हम भी सहमत ना हो, लेकिन लोकतंत्र की ये खूबी भी है, अच्छाई भी है। उसमें हो सकता है किसी को किसी बिंदु पे बुराई नज़र आती हो, लेकिन समग्र लेकर के चलना अगर है तो ये डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। उसमें आपसी सामंजस्य से, अनुशासन के साथ, कर्तव्य भाव के साथ और पूरे फुल एनर्जी के साथ पूरा परिश्रम करते हुए जब बढ़ेंगे तो जो मुकाम आप चाहते हैं वो मिलेगा। हो सकता है कि आपने एक ही इच्छा की हो, आपको बी मिल गया हो,
लेकिन मिलेगा जरूर। अगर हिम्मत हार जाएंगे तो न ए मिलेगा, न बी मिलेगा, न सी न मिलेगा, जेड तक चले जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा। तो हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है, अनुशासन के साथ, कड़ी मेहनत के साथ, और वही भाव, फिर अंदर से एक भाव कि हम 1/140 करोड़ हिंदुस्तान हम हैं, हमारी भी जिम्मेदारी है, और व्यक्तिगत के साथ साथ हमारी समाज के प्रति, हमारी राष्ट्र के प्रति क्या जिम्मेदारी है, उस भाव को हमेशा जलाए रखें, अपने मन मस्तिष्क में जिंदा रखें, सफलता मिलेगी। कुंदन भले हो गीत जो गे हैं सदा, प्यासे को मगर दे गया वो पेय है सदा, और अंतिम विजय तो सत्य की होकर के रहेगी, हावी रहा सत्य हो मगर यदा खदा। अभी हमारी बात हो रही थी चित्रकूट के एसपी अरुण कुमार सिंह जी से। हस्ती के इस खास एपिसोड को आपने सुना, जो शख्सियत थी हमारे साथ, जो हस्ती थी हमारे साथ, उन्होंने बहुत कुछ बातें कहीं जो आपके जहन में, जो आपकी ज़िंदगी में आवश्यक रहेंगी, आपको एक दिशा निर्देश देंगी, आपको एक रास्ता आपका प्रशस्त करेंगी। हस्ती के अगले एपिसोड में एक नई हस्ती के साथ बात होगी। आप बने रहिएगा लाट साहब के साथ। और हाँ, अगर आपको ये लाट साहब अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा।